मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आप जानते हैं बेटा, इस समय हम कॉम्प्लेक्स की बुक कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 पर हैं। चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज आज हम शुरू कर रहे हैं, जो आपका 3 डेज में कंप्लीट होगा। उसकी टिकिंग हम आपको करा देते हैं। आप अपनी बुक निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 157 और टिकिंग कर लीजिएगा। जिन पे बुक नहीं है वो अपने रजिस्टर में लिख लें। एग्जाम्पल नंबर 18 इम्पोर्टेंट, इसमें लिख लीजिएगा टाइप 2, ऐसे लिख लीजिएगा टाइप 19 नहीं करना है, 3.26 नहीं करना है, पेज 160 एग्जाम्पल नंबर 1 इम्पोर्टेंट T4, वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट T5, 2 इम्पोर्टेंट T4, वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट T5, एग्जाम्पल 3 इम्पोर्टेंट T4, वेरिफिकेशन डबल मार्क T5, एग्जाम्पल 4 इम्पोर्टेंट T4, वेरिफिकेशन डबल टेक T5, इलस्ट्रेशन 5 नहीं करना है, पेज 160 एग्जाम्पल नंबर 20 इम्पोर्टेंट T3 लिख लीजिएगा इस पर, 21 इम्पोर्टेंट T4, 22 नहीं करना है, 23 नहीं करना है, 24 इम्पोर्टेंट T3, 25 नहीं करना है, 26 डबल टिक T6, 27 नहीं करना है, 28 इम्पोर्टेंट T5, पेज नंबर 174 प्रॉब्लम 1 इम्पोर्टेंट T3, 2 डबल टिक T3, 3 इम्पोर्टेंट T3, 4 डबल टिक T3, 5 डबल टिक T6, 6 डबल टिक T5, 7 डबल टिक T1। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नीचे लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है T3, 8 डबल टिक T5, 9 डबल टिक T5, 10 डबल टिक T5, 11 इम्पोर्टेंट T6, 12 13 डबल टिक T6, 14 इम्पोर्टेंट T3। इसी में आगे लिखा है ए यूजफुल डिवाइस, हेडिंग लिखा है ए यूजफुल डिवाइस ऑफ मैपिंग रीजन नहीं करना है, 15 डबल टिक T6। ये टिकिंग वर्क पूरा हो जाता है। कोर्स पर एक बार ध्यान से देखिए बेटा, 4 पेपर्स एग्जाम में आने हैं, 4 बुक्स हैं। बुक नंबर 1 कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, चैप्टर 1 2 हो चुके हैं, चैप्टर 3 कर रहे हैं। चैप्टर 3 एक बड़ा चैप्टर है जिसमें 7 तरीके की प्रॉब्लम है। हर एक क्वेश्चन पर आपको पूरे चैप्टर में टिक कराया गया है। किसी पे T0 लिखवाया है, किसी पे T1 T2 T3 T6 ऐसे लिखवाया है। इनमें से ये 3 टाइप्स हम कर चुके हैं। टाइप 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो केवल एक ही एग्जाम पे है, अभी हमने आपको टिक कराया है, ये कल भी सिखाया था। इसमें एक फॉर्म पूछी जाती है, उसे नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन करे हैं उन्होंने उसको ध्यान दिया होगा, उसमें 2-3 पार्ट है, उसमें नॉर्मल फॉर्म भी पूछी गई है। उसमें एक फार्मूला यूज होता है जो आज हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। फार्मूला जिसको आपको पता चल जाएगा, एक ही फार्मूला है और वो फार्मूला एक आध बार यूज करना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस आज हमने आपको मेन बेसिकली टिक कराए हैं वो है T3, T4, T5 एंड T6। इनमें से जिन क्वेश्चन पर T3 लिखवाया है उन्हें आप आज करेंगे, जिनके ऊपर T4 लिखवाया है उन्हें कल करेंगे, T5 और T6 वाले परसों करेंगे। तो जो टिकिंग हमने आपको कराई है वो 3 डेज की टिकिंग है। आज केवल T3 वाले करने हैं, कल को हम T4 वाले करेंगे और परसों को हम T5 और T6 एक साथ करेंगे। इस तरीके से परसों आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। यानी आज के बाद 2 दिन और चलेगा आपका चैप्टर नंबर 3 और उसमें भी टिकिंग नहीं करानी पड़ेगी, आज ही टिकिंग हमने कर दी है।
आज जो क्वेश्चंस करने हैं वो T3 वाले करने हैं। T3 क्वेश्चंस को कैसे पहचानते हैं एग्जाम में, T3 का आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है और कौन से फार्मूले उसमें यूज होने हैं, ये हम आपको सिखाएंगे और उसके बाद उन्हें अप्लाई करने का मेथड, अप्लाई करने का तरीका आप सिखाएंगे। उसके लिए कंसेप्ट से एक बार शुरुआत करते हैं की एलिमेंट से। कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ले तो उसे x प्लस आई वाई लिखते हैं, उसे z लिखते हैं। उसे i की जगह अगर माइनस आई रखते हैं तो आने वाले आंसर को z बार कहते हैं। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो x का आंसर आ जाता है। इसमें से इसे अगर माइनस करते हैं तो y का आंसर आ जाता है। अगर आप z से z बार को मल्टीप्लाई कर दें तो z बार का आंसर आ जाता है। आप देख सकते हैं x प्लस आई वाई को x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसे मॉडुलस z स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। इसी ढंग से अगर z का कोई फंक्शन नहीं तो w कहलाता है, उसका आंसर u प्लस आई भी होता है। इसमें i की जगह माइनस आई रखते तो w बार का आंसर निकल जाता है। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो u का आंसर निकल जाता है। इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दे तो v का आंसर निकल जाता है। अगर दोनों से को मल्टीप्लाई कर दें तो w बार यानी कि मॉडुलस w बार का आंसर निकल जाता है, w का आंसर निकल जाता है, जो कि u स्क्वायर का v स्क्वायर के इक्वल होता है। ये सारे फॉर्मूला याद रखने हैं, ये सारे T3 के फार्मूलाज हैं। आज हमें इन सबका यूज करना है। जो मेन थीम है, जो पिछले 3-4 दिन से रोज आपको सिखा रहे हैं, आज एक बार फिर से उसी को तो हम रिपीट करते हैं। हमारे पास ये जो लिखा हुआ है W इक्वल FZ, इसे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दो चीजें और इसके अलावा होती है, Z प्लेन यानी कि XY एक्सिस वाला प्लेन और W प्लेन यानी कि UV वाला प्लेन। Z प्लेन में यानी कि XY प्लेन में जो डायग्राम बनता है उसे XY प्लेन का डायग्राम कहते हैं, Z प्लेन का डायग्राम कहते हैं और उसके इक्वेशन में x और y आते हैं। जिन इक्वेशन में u और v आने लगे वो W प्लेन का डायग्राम कहलाता है। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इसकी क्वालिटी ये होती है कि Z प्लेन के डायग्राम को W प्लेन के डायग्राम में बदल देता है। सर्किल को इलिप्स में बदल सकता है, इलिप्स को कार्डियोइड में बदल सकता है, सर्किल को सर्किल में भी बदल सकता है। यानी कि इधर का एक डायग्राम, इधर का एक डायग्राम और लॉ, तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। इन्हीं तीन को मिलाकर के ये डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स बने हैं। अगर ये वाला डायग्राम इक्वेशन आपको दे दिया जाए, ये वाला लॉ आपको दे दिया जाए, ये दोनों चीजें आपको दे दी जाए और इधर का डायग्राम क्या है वो कहाँ जाएंगे पता लगा के बताइएगा, वो डायग्राम क्या बनेगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो क्वेश्चन आपका T3 का होगा। T3 की पहचान है Z प्लेन फिगर गिवन, लॉ गिवन आपका है टू फाइंड W प्लेन फिगर। W प्लेन की फिगर आपको निकालनी है तो Z प्लेन की फिगर आपको दे दी जाएगी, लॉ आपको बता दिया जाएगा यानी कि ये, और W प्लेन का डायग्राम निकालने के लिए कहा जाएगा। ये जिन क्वेश्चन में कहा जाए वो क्वेश्चन आपके T3 के हैं। इसी तरह से T4 की अपनी अलग पहचान होगी, ये दोनों चीजें दे देंगे, लॉ निकालने के लिए बोलेंगे। फिर अगला टाइप आएगा उसकी अलग पहचान होगी, ये दोनों चीजें दे देंगे, ये निकालने के लिए कहेंगे। बेसिक कंसेप्ट ही चलना है जो हमारे पूरे चैप्टर की फाउंडेशन को रखता है। तो अगर ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए और ये निकालना हो तो क्वेश्चन T3 का होगा। इसी का मेथड आज आपको सीखना है। आज सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। लॉ दे रखा है W इक्वल्स 5 माइनस 4Z अपॉन 4Z माइनस 2। फाइंड इमेज ऑफ, एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें XY आएगा या Z आएगा, Z प्लेन है या XY आएगा। ये दोनों चीजें दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है और ये निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा है, इसी को इमेज निकालना कहते हैं यानी कि W प्लेन की फिगर निकालना कहते हैं। तो T3 का मेथड लगाया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन T3 के इसी फॉर्मेट के हैं। ये क्वेश्चन 2013 में आया है और 174 पेज पर आपको बुक में दे रखा है। इसकी हेल्प से हम T3 का मेथड सीखने जा रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस करेंगे और ये थीम जो है इसका यूज किस टाइप से करेंगे ये सीखने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। आप हेडिंग डालिएगा सॉल्यूशन और लिखना शुरू करें। फॉर फाइंडिंग द इमेज in W plane on applying following method, on applying following method of conformal mapping.
कॉन्फॉर्मल मैपिंग, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा T3। हेडिंग डाल दीजिएगा नेक्स्ट लाइन में स्टेप नंबर 1। हेडिंग डाल दीजिएगा टू फाइंड Z। स्टेप नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिएगा टू फाइंड Z। 3 स्टेप में सारे क्वेश्चंस होंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो लॉ हमें दे रखा है उसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके Z की वैल्यू निकालेंगे। तो लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज कर ले रहे हैं। हर क्वेश्चन में बेटा यही सेम मेथोडोलॉजी यूज हो रही है। आप ध्यान से देखिएगा इसको, एक बार आपके दिमाग में अगर ये सेट हो जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में सारे एग्जाम्पल आप इमीडिएटली समझ जाएंगे, इजीली समझ जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 4WZ माइनस 2W इक्वल 5 माइनस 4Z। Z 2 जगह आ रहा है, इन्हें एक साथ इकट्ठा कर दो और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो। Z का कोएफिशिएंट अपॉन में ले जाइएगा। ये Z का वैल्यू आ गया है, लिख दीजिएगा इट गिव्स the value of Z in terms of W। इसका नंबर 3 डाल दीजिएगा। हर क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 में यही करना है। टाइप 3 के हर क्वेश्चन में एक लॉ आपको दिया जाएगा, उसे सिंपलीफाई करना है और Z की वैल्यू W के टर्म्स में निकालनी है। ये लिखवा भी दिया हमने आपको। अगला निकालिएगा स्टेप नंबर 2। निकाल दीजिएगा टू फाइंड इक्वेशन ऑफ इमेज, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ इमेज का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। ये जो इक्वेशन दे रखा है ये कई बार एक वेल नोन इक्वेशन होगा। जब ये वेल नोन इक्वेशन हो तो इसका डायग्राम आपको बनाना है, और जब वेल नोन इक्वेशन नहीं है तो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी किसी क्वेश्चन में लिखा होगा एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा है तो उसमें भी डायग्राम आपको बनाना जरूरी है, और जिसमें ये नहीं लिखा है वहाँ आपकी चॉइस है। इस क्वेश्चन में आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए, इसी क्वेश्चन में लिखा जाए एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो आपको डायग्राम बनाने जरूरी हो जाएंगे। अब जैसे ये दे रखा है, ये बहुत फेमस कर्व है, तो इसका डायग्राम हम बना दे रहे हैं। नहीं बनाएंगे मार्क्स तब भी आपको पूरे मिलेंगे, लेकिन अगर लिख दे जैसे हमने कहा एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो बनाने ही पड़ेंगे। इसलिए आपको जो फेमस कर्व्स हैं उनके डायग्राम बनाने आने चाहिए। वो कौन से हैं? ज़्यादातर वो सर्किल है या लाइन है या प्लेन है, ये तीन है मेन। ज़्यादातर इन्हीं की जरूरत पड़ती है और ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एलिप्स हमारे सिलेबस में नहीं आता है, कार्डियोइड है, लेब्निस्केट है, ये सब कुछ नहीं आता। केवल तीन ही चीज़ें मेन है जो पता होनी चाहिए, सर्किल, लाइन एंड प्लेन। ये तीनों आपको सिखा देंगे। ये जो क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है इसका, इस सर्किल का डायग्राम बनाना है, ये सर्किल का इक्वेशन है, तो लिख लीजिएगा इस बात को। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स a circle in Z plane
with center at origin and radius unity. And radius unity बना दीजिएगा। ये मॉड जेड इक्वल 1 का डिस्क्रिप्शन है, क्या होता है मॉड जेड इक्वल 1 जो आपने लिखा है, और उसका डायग्राम क्या होता है ये हमने बताया है। ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कर्व है आपकी कॉम्प्लेक्स की बुक के लिए। अगले चैप्टर्स में भी ये आपके सामने आता रहेगा। जो कार्डियोइड है या लेमिनिस्केट है या पैराबोला है उसको हम अगले चैप्टर में आपको सिखाएंगे। फिलहाल आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 3 के सिलेबस में ऐसा और कोई वर्किंग नहीं है, बस 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये सर्किल बन गया है। हम इस सर्किल का ये जो सर्किल बनाया है ये इस वाले प्लेन का डायग्राम बनाया है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे क्या हम चीज़ सिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। इस प्लेन का डायग्राम ये रहा, इसका इक्वेशन ये रहा, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये रहा, W का आंसर Z के टर्म में, हमने इसे बदल दिया Z का आंसर W के टर्म में, और इसका डायग्राम बनाना है। तो पहले इसका इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, और इक्वेशन निकालने का तरीका वही है जो कल भी आपको बताया गया था, शायद आपको ध्यान आए। कि Z की वैल्यू 2 में रख देंगे, सॉल्व करेंगे, W के टर्म में इक्वेशन आ जाएगा, इधर का इक्वेशन आ जाएगा। ये कैसे कैलकुलेशन करी जाती है ये सीखने जा रहे हैं। तो लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को सॉल्व कैसे करेंगे ये यही सीखना आपको। इसी तरीके की क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। हमने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया तो मॉडुलस जेड स्क्वायर इक्वल 1 आ गया। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया मॉडुलस जेड स्क्वायर का जेड जेड बार। लीजिएगा यूजिंग 3। यूजिंग 3 वैल्यू रख दीजिएगा। जेड की वैल्यू रखी है 2w + 5 अपॉन 4w + 4, 4w + 4, और जेड बार की वैल्यू रखी है उसमें बार लगा दिया है तो 2w बार + 5 अपॉन 4w बार + 4। 5 और 4 रियल नंबर है इसलिए इनके ऊपर बार नहीं लगाया गया है, वो रियल नंबर है उनमें आई नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ध्यान से देख करके मल्टीप्लाई करें। ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया है। इनसे इसको मल्टीप्लाई करा है और इक्वल में इससे इसको मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 4w बार, इससे इसको मल्टीप्लाई करा 10w, इससे इसको मल्टीप्लाई करा 10w बार, इससे इसको मल्टीप्लाई करा 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके राइट में भेज दिया तो इससे इसे मल्टीप्लाई करा तो 16w बार, इससे इसको मल्टीप्लाई करा 16w, इससे इसको मल्टीप्लाई करा 16w बार, इससे इसको मल्टीप्लाई करा 16। तो अब देखें ये सिमिलर टर्म्स हैं, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, और ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये सिमिलर टर्म्स हैं। तो हम सिमिलर टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर ले रहे हैं। लिख लीजिएगा ऑन collecting the similar terms together. कलेक्ट कर लीजिएगा। 6 कॉमन निकाल दें।
लीजिएगा यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। डब्ल्यू डब्ल्यू बार का आंसर क्या लिखा है, देखो ये लिखा बोर्ड पर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार का आंसर क्या लिखा हुआ है 2u। ये यूज कर ले रहे हैं तो 12 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 6 2u इक्वल्स 9। 12 से डिवाइड कर दो तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स 3/4। कैलकुलेशन जो कर रहे हैं 12th लेवल की कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं, ये आपको क्वेश्चंस में करनी पड़ेगी। 12 से डिवाइड कर दिया तो ये बचा रह गया, यहाँ बचा रह गया 9/12 3/4। यू स्क्वायर ऐसे वी स्क्वायर ऐसे ही 12th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। यू का कोएफिशिएंट क्या है 1, उसका हाफ 1/2, उसका स्क्वायर 1/4। 1/4 प्लस कर दीजिएगा और 1/4 माइनस कर दीजिएगा। ध्यान आ रहा ना बेटा, ऐसे ऐसे परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड कहते हैं। तो ये बन गया है u प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स 1। लिख दीजिएगा hence the equation of image is and the equation of image is, आगे लिख दीजिएगा तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमने आपको पहले ही बता दिया। सर्किल, प्लेन एंड लाइन। इस चैप्टर में तीन चीजें आएंगी। तो ये सर्किल का इक्वेशन लिखा है, जो सर्किल का इक्वेशन आपको याद है वो इसके नीचे लिख लीजिएगा। वो ये था x माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर और इक्वल आर स्क्वायर। ये वो है जो आपने याद कर रखा है, ये इसी से मैच करता हुआ इक्वेशन है। बस इसमें चेंज है, एक्स वाई की जगह यू भी आ रहे हैं। जब एक्स वाई आते हैं तो डायग्राम एक्स वाई प्लेन में बन जाता है, जब यू भी आते हैं तो डायग्राम कोई बनता है, उन्हीं नियमों के अनुसार बनता है, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग बनता है, बस वो बन जाता है यू भी प्लेन में। तो आप इसे पहचान सकते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वो सर्किल बता रहा है जिसका सेंटर है -12 और 0 और जिसका रेडियस है 1। तो हमें इसका डायग्राम बनाना है। तब जब वो कहें, अगर वो नहीं कहते हैं तो कोई जरूरत नहीं बनाने की। वो कहते हैं ड्रॉ द डायग्राम, वो कहते हैं एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या डिस्क्राइब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो बनाना जरूरी है। अभी मैं 2-3 बार बता दिया आपको ये बात। तो अब हम इसका डायग्राम और बनाना सिखा देते हैं आपको। लिखिएगा इट रिप्रेजेंट्स ए सर्किल in W plane with center at, ये दीजिएगा वो लिखा हुआ है -12, 0 and radius unity। डायग्राम बना दीजिए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12th की हेल्प से बनाया गया है। सर्किल की जरूरत पड़ेगी आपको, बस सर्किल आप जानते हैं तो इसका मतलब पूरा चैप्टर आप आराम से कर पाएंगे।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सेंटर की कोऑर्डिनेट है -0.5, ये हाफ हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 0, इसकी कोऑर्डिनेट -12 0 हो गए और रेडियस इसका 1 हो गया, ये सर्किल बन गया। तो फाइनल बात क्या हो गई, इस प्लेन का डायग्राम ये वाला, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला, और इसने क्या कमाल करके दिखाया, इस प्लेन में डायग्राम बना दिया, वो डायग्राम ये बन गया। यही आपका बेसिक थीम है और इसी से आपके सारे क्वेश्चन बने हैं, इसी ढंग से आपको सारे काम करने हैं। ये इक्वेशन जो जेड में लिखी हुई है, कभी कभी ये इक्वेशन एक्स वाई में लिखी हुई आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में स्टार्टिंग थोड़ी सी बदल जाएगी। स्टार्टिंग में इन फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद का काम यही चलेगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये भी T3 के ही है, इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और लिख ले रहे हैं, लिखेगा फाइंड, पेज नंबर आप लिख लीजिएगा 175, द इमेज, फाइंड द इमेज of following curve, find the image of following curve। तो ये लिखिएगा x² + y² - 4x = 0 if the law of transformation is W = 2z + 3/z - 4। हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन, हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 1, हेडिंग डाल दीजिएगा टू फाइंड z, नेक्स्ट टाइम लिखिएगा वी हैव फ्रॉम 2 शुरुआत करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो WZ - 4W = 2z + 3, z दो जगह आ रहा है तो W - 2 = 4W + 3, z कॉमन निकाल दिया तो z का आंसर आ गया 4W + 3/W - 2। लीजिएगा hence we have the value of z in terms of w। स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। अगला हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 2, हेडिंग डालिएगा टू फाइंड इक्वेशन ऑफ इमेज। अब हम इमेज निकालने जा रहे हैं और इमेज निकालने का तरीका है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में अगर z आ रहा होता ये वाली वैल्यू रख देते, अब जो z नहीं आ रहा तो पहले z लाना पड़ेगा, तो उसके लिए फार्मूला यूज करने पड़ेंगे। लीजिएगा यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट,